तो चलो हमने लास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा था, सबको क्लियर था वो? सो जब हम इकोनॉमिक यस सर। डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज पॉवर्टी लेवल्स शुड गो डाउन, एम्प्लॉयमेंट लेवल शुड गो अप, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शुड बी improved. Yes or no? So बच्चों, these are practically called as certain parameters और indicators of development. इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो अल्टीमेटली पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट ही डिसाइड करेंगे कि कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या नहीं है। तो जस्ट पुट द हेडिंग विद दीज 3-4 पॉइंट्स चिल्ड्रन, और एक पॉइंट इसमें और ऐड कर सकते हैं आप, दैट इज कॉल्ड एज लिटरेसी लेवल शुड ऑल्सो गो क्विकली। चलो, तो भाई डेवलपमेंट का थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। पुट द हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन, indicators of economic development. So there are many indicators of economic development, but हमने दो चीजों में इसको डिवाइड कर दिया। One is called as income based and other is so called non income based. तो income based measure of economic development जो होता है बच्चों, there we talk only about what is called as per capita income, and non income based में we have items like quality of life। और क्वालिटी ऑफ लाइफ जब भी हम किसी की मेजर करेंगे तो सबसे पहले फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स देखते हैं, देयर आफ्टर बेसिक नीड्स इंडेक्स, और तीसरा होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन तीन चीजों के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। डन? स्नेहा लिख लिया, अनुष्का लिख लिया, पीपल ऑन द हॉट सीट रिटन, सबने लिख लिया भाई? यस सर। चलिए, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो भाई यस दो चीजें सर। हम यहाँ पे पढ़ेंगे चिल्ड्रन, वन इज कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम इंडेक्स एंड सेकंड इज कॉल्ड एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो लोग बोलेंगे सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ेंगे, PQLI नहीं पढ़ेंगे, बेसिक नीड इंडेक्स नहीं पढ़ेंगे? नहीं, ये आप नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ इन्हीं दो चीजों को पढ़ेंगे। तैयार सब लोग? रेडी एवरीबडी? चलिए, तो राइट द हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन, पर कैपिटा इनकम इंडेक्स। आई रिपीट, पुट द हेडिंग यस सर। पर कैपिटा इनकम इंडेक्स। लिख दिया सबने? लिख दिया सबने? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई हम पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे हैं। नेशनल इनकम को हम डिवाइड किससे करते थे? पॉपुलेशन से। तो क्या पता लगता था? पर कैपिटा इनकम। अब सर, पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा इनकम इंडेक्स में डिफरेंस क्या होता है? हैज एवरीबॉडी रिटन द हेडिंग? चलो, सो राइट डाउन यस सर। नेक्स्ट चिल्ड्रन, यहाँ पे एक छोटा सा आप फीचर लिखेंगे इसका। इट इज अ मेजर ऑफ द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द इकोनॉमिक साइज ऑफ अ कंट्री। कहने का मतलब, जैसे जैसे कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पैसे का लेन देन बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की बिजनेस एक्टिविटीज, जहां पे लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिन लोगों को वो जॉब दिया है उन्होंने, उनके नौकरों की सैलरी वगैरह सब बढ़ेगी। तो बिजनेसमैन का प्रॉफिट बढ़ेगा और जॉब वाले लोगों की सैलरी बढ़ेगी। दैट इज कॉल्ड एज मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी गोज अप। गॉट इट क्लियर? स्मॉल बी, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए हम ये मानेंगे इसको कि जैसे जैसे कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, आई रिपीट, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, वैसे वैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज से लोगों की इनकम बढ़ेगी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलो, समझ में आ गई बात? यस सर। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट। आर इंटरेस्ट इन डेवलपमेंट राइजेस फ्रॉम अ डिजायर टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वेलफेयर ऑफ द पॉपुलेशन। तो दो बातें हमेशा याद रखिएगा। आज भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो इट वाज रिटन कि भाई 2048 2031 इंडिया बहुत इंप्रूव करेगा, बट प्रैक्टिकली ये जो इंप्रूवमेंट है, इट इज ओनली एंड ओनली गवर्न्ड बाय IT सेक्टर। और रियल इंप्रूवमेंट तब होगा कंट्री में चिल्ड्रन, जब एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंप्रूव होगा। तो आप अगर यूट्यूब ब्लॉगर बन जाएं और बढ़िया बढ़िया वीडियोस और ये सब बनाते रहें, तो आपके चैनल पे कंपनीज एडवर्टाइजमेंट तो देंगी, यूट्यूब का रेवेन्यू बढ़ेगा। बट अगर उन कंपनीज को एडवर्टाइजमेंट देने से ज्यादा कस्टमर्स नहीं मिलते, तो क्या उनकी दुकान पे पड़ा हुआ सामान बिकेगा? नो। तो मान लीजिए कि भाई मैकडोनल्ड्स का एडवर्टाइजमेंट किसी यूट्यूब चैनल पे आ रहा है। चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई भाई?
तो हमेशा याद रखिएगा, ग्रोथ जो भी नजर आ रही है, इट इज ओनली एंड ओनली चिल्ड्रन, कंट्री में जो भी इंडिया में ग्रोथ है, ये आईटी सेक्टर की ग्रोथ है, जिससे देश आगे जरूर बढ़ रहा है, बट प्रैक्टिकली ये हवा फुस ग्रोथ है एकदम। तो देखने में बस लगता है, दूसरे देशों को लगता है ग्रोथ है ग्रोथ है। इन डेप्थ एनालिसिस करिए। एक बढ़िया ध्रुव राठी भाई का यूट्यूब चैनल है, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ, आप भी बहुत कुछ सीखते होंगे। अब उसमें मैकडोनल्ड्स अपना एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। अब लोगों को वीडियो देखने में तो इंटरेस्ट है, मैकडोनल्ड का ऐड आ गया क्योंकि भाई मोस्ट लाइक चैनल है, और जो जेंट्री उसको देख रही है एक पर्टिकुलर वीडियो को, वो सो कॉल्ड बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाती है, ऐड तो आ रहा है मैकडोनल्ड्स का, बट उस ऐड को देख के लोग मैकडोनल्ड्स जा नहीं रहे हैं। तो क्या मैकडोनल्ड्स का एडवर्टाइजमेंट देना बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ? नो। क्या मैकडोनल्ड्स का बिजनेस बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। हाँ चिल्ड्रन, सॉरी नेटवर्क इशू था थोड़ा सा। तो मैकडोनल्ड्स का एडवर्टाइजमेंट देना क्या मैकडोनल्ड्स के लिए फेवरेबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लोग ध्रुव राठी का वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है, मैकडोनल्ड्स ऐड दे रहा है उस वीडियो पे, ध्रुव राठी जी की करोड़ों की कमाई भी हो रही है, बट मैकडोनल्ड का धंधा चौपट चल रहा है। तो भैया जब मैकडोनल्ड ग्रो नहीं करेगा, मैकडोनल्ड के यहाँ जब बिक्री होगी नहीं, क्या वो मैक आलू टिक्की बर्गर के लिए आलू खरीदेंगे? तो किसान का आलू बिकेगा ही नहीं। तो आईटी सेक्टर में ग्रोथ है, बट इनकी ग्रोथ नहीं है। और धीरे धीरे जब कंपनीज को 2 4 5 साल में एहसास होगा कि हमारे एडवर्टाइजमेंट बेकार साबित हुए, तब तक आईटी का तो बूम हो चुका होगा, बहुत रेवेन्यू उन्होंने कमाया, देश भी आगे निकल गया होगा, बट कौन से सेक्टर्स पिछड़ गए? तो जितनी तेजी से आईटी की वजह से देश बढ़ा है, उससे ज्यादा तेजी से देश गिरने लग जाएगा। तो गुब्बारा फूला हुआ है, अंदर हवा तो है, बट सो कॉल्ड ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो हाइड्रोजन वाला गुब्बारा, हीलियम वाला, बहुत ज्यादा ऊपर जा नहीं पा रहा, फुस ग्रोथ है एकदम। क्लियर? तो कुछ ऐसा ही, बर्गर और खा के भैंस हो गया स्टूडेंट, ये लगा भैंस हो गया, बट उसको बोला गया आओ चलो लड़ाई करने चलो, कह रहा नहीं मेरी दम बिल्कुल भी नहीं है, मैं लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। समझे इस बात को चलन? स्नेहा जी समझ गए? मिस अनुष्का जी समझ गए? समझ में आ हाँ। गई बात? चलिए। सो सी ऑब्जर्वेशन चिल्ड्रन, यस सर। growth of per capita national product takes the ability of a nation to expand its output at a rate which is faster than the growth rate of population। इसका मतलब हमारा पर कैपिटा इनकम कब बढ़ेगा? जब आपकी नेशनल इनकम का ग्रोथ आपके पॉपुलेशन ग्रोथ से ज्यादा हो। सर मतलब कमाई बढ़ी 25%, पॉपुलेशन बढ़ गया 40%, तो खाने वाले मुंह ज्यादा हो गए, बट कमाने वाले हाथ कम है। तो अगर आपकी देश की कमाई बढ़ी 10%, पॉपुलेशन बढ़ी 2%, तो मतलब कमाई ज्यादा हो रही है, बट उस कमाई को फीड करने वाले, खाने वाले लोग कम है। तो आपके पास बहुत ढेर सारा पैसा सरप्लस होगा, उस सरप्लस पैसे को आप सेव कर सकते हैं। सेविंग विल रिजल्ट इनटू व्हाट चिल्ड्रन? इन्वेस्टमेंट्स। एंड अल्टीमेटली जब इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, बिजनेसमैन बिजनेस सेटअप करेगा, इंप्लॉयमेंट कंट्री में जनरेट होगा। जब लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगा, तो सो कॉल्ड पॉवर्टी लेवल्स विल गो डाउन। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो दैट्स वाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज देश की तरक्की के लिए क्या है बच्चों? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो कॉमर्स का स्टूडेंट समझ जाएगा, पूरे देश की जो सेल्स होती हैं, पूरे देश की जो सेल्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज जीडीपी बेसिकली। खोपड़े में बात गई तो कमाई बढ़ेगी, कॉमन सेंस की बात है। आपके पापा की तो भाई आप जिम भी जाएंगे, महंगी चीजें भी आप खरीदेंगे, तो जिम वाले की भी कमाई बढ़ने लग जाएगी। बट अगर एकदम मिनिमम कमाई है, सबसिस्टेंस कमाई है, सिर्फ इतनी है कि जिसमें घर का राशन आ रहा है, क्या आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें खरीद पाएंगे? तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सस्टेन रहेगा। तो बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो प्लीज मार्कअप दीज पैरामीटर। यस, जीएनपी और जीडीपी में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम सिर्फ कंट्री के अंदर देखें हमने क्या कमाया, वो जीडीपी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से क्या कमाया, उसको भी ले लोगे तो क्या बनेगा? जीएनपी। मान लीजिए कि मैं इंडिया की इकोनॉमी चला रहा हूं, आई एम द ओनली बिजनेसमैन इन द कंट्री, इज दैट क्लियर? और कोई बिजनेस है ही नहीं, और 1,000 करोड़ मैंने रेवेन्यू जनरेट किया अपनी क्लासेस से, तो देश का जीडीपी कितना होगा? 1,000 करोड़। इतनी बात सुनाई पड़ रही है?
जीडीपी कितना हो गया चिल्ड्रन? 1000 करोड़। मैंने इंपोर्ट किया लैपटॉप और इसके लिए मेरे को 20 करोड़ रुपए देने पड़ गए, और कुछ फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, उनसे मेरे को 120 करोड़ रुपए फीस मिल गई। तो नेट इफेक्ट हमारे देश में 120 करोड़ आएगा बच्चों, क्योंकि एक्सपोर्ट की सर्विस मैंने विदेशी बच्चों को पढ़ाया, वो फीस बाहर से भेजेंगे। और 20 करोड़ का लैपटॉप, कैमरा, ये सब खरीदा, स्मार्ट बोर्ड, तो पैसा गया। तो 20 करोड़ गया और 120 करोड़ आया, तो नेट इफेक्ट कितना हुआ? 100 करोड़। जीडीपी में इस 100 करोड़ को जोड़ दिया बच्चों, तो सो कॉल्ड हमारा जीएनपी कितना हो गया? 1100 करोड़। सर इसको कुछ बोलते भी हैं 100 करोड़ को? हाँ बच्चों बिल्कुल बोलते हैं। इस 100 करोड़ को बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जीडीपी में जब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जुड़ता है चिल्ड्रेन, तो क्या आ जाता है? जीएनपी आ जाता है। क्या आता है? जीएनपी। डू इट फास्ट। गर्ग जी का क्वेश्चन था कि जब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमारी जीडीपी पे क्या असर आएगा? जीडीपी पे असर नहीं आएगा अभी, अभी तो जीएनपी पे असर आएगा। बट ये एक्सपैंडेड इनकम से आप और प्लांट लगाएंगे और बिजनेस करेंगे इंडिया में, और नए देशों के साथ दोस्ती करेंगे और उनको अपने प्रोडक्ट सस्ते दाम पे बेचेंगे, जो वो किसी दूसरे अमेरिका जैसी कंट्री से महंगे में खरीदता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट में जीडीपी बढ़ेगा, प्रेजेंटली जीएनपी। तो एक्सपोर्ट के बढ़ने से शॉर्ट टर्म में जीएनपी बढ़ता है, लॉन्ग टर्म में जीडीपी बढ़ता है। इज दैट क्लियर? तो यू कैन से कॉज ऑफ जीएनपी इंक्रीज इज एक्सपोर्ट्स, कॉन्सिक्वेंस ऑफ जीडीपी, सॉरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपोर्ट इज जीडीपी इंक्रीज। नहीं समझे बात को? फिर से सुन लीजिए, जीएनपी बढ़ने का कारण एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट बढ़ने का कॉन्सिक्वेंस जीडीपी का इंक्रीज है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए झटपट लिख लें बच्चों, चलते हैं आगे बच्चों। लेट्स प्रोसीड फर्दर। पुट द हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन। लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम इंडेक्स। सर लिमिटेशन क्या बहुत बढ़िया तो चल रहा था, बट चिल्ड्रन देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस एज वेल। सबसे पहला लिमिटेशन सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम इंडेक्स का क्या है? ये नहीं देखता कि किस चीज का आउटपुट है। मैंने बात की थी ना अभी, आईटी सेक्टर, एग्रो एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बच्चों जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ये सेकेंडरी सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर होता है ये प्राइमरी सेक्टर, और ये टर्शरी या सर्विस सेक्टर। तो देश की तरक्की अगर इनकी वजह से हो रही है तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे, इनकी वजह से हो रही है तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होंगे, लॉन्ग टर्म नहीं होंगे। समझे इस बात को? पक्का? तो सबसे पहली हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, कॉम्पोजिशन ऑफ आउटपुट, लिमिटेशंस लिखने के बाद। तो ये बात समझ में आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, बट उस आउटपुट में क्या बढ़ रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर हम आर्मामेंट्स, वॉरफेयर, इन सब चीजों का आउटपुट बढ़ा रहे हैं बच्चों, क्या उससे देश की भुखमरी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो अगर नो सर। हमारी इनकम में सो कॉल्ड नॉन सिविलियन गुड ज्यादा है, तो इन दैट केस आप उसको कभी भी वेलफेयर का एलिमेंट नहीं मान सकते। खोपड़े में बात गई? तो दो तीन चीजें शॉर्ट में लिख लें झटपट फास्ट। चलिए, सेकंड लिमिटेशन। व्हाट इज द सेकंड लिमिटेशन? पैसे तो सो कॉल्ड आपके पास हैं, मेरे पास भी हैं। समझ में आ गया? इंडिया में आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि भाई अंबानी टाइप लोग भी हैं। देश की आबादी 141 करोड़ है चिल्ड्रन। हाउ मेनी करोड़ आर लाइक अंबानी? सर हाउ मेनी करोड़? ओनली वन सर। समझ में आ गया? तो अगर इंडिया में मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम लेटस से 50,000 रुपये महीना है, तो देश अच्छा होगा। बट अगर मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो सो कॉल्ड मोदी जी की फ्री रेशन स्कीम के मेंबर हैं, तो देश अच्छा होगा बच्चों। फर्स्ट वन, इज दैट क्लियर? सर 50,000। क्या आप ये सोच सकते हैं कि हमारी देश में 100 करोड़ लोग हर महीने 50,000 कमाते हैं? सर अगर 100 करोड़ लोग हर महीने 50,000 कमाने लग जाएं, तो इनकम टैक्स रिटर्न जो 5% लोग भरते हैं, ये कम से कम 60% लोग भरे।
टैक्स पेयर्स कितने हमारे देश में? नॉट मोर देन 5%। वो भी डीमोनेटाइजेशन में कुछ लोग फंस आ गए, नहीं तो इतना तो था ही नहीं। हार्डली 2, 2.5, 3, 3.5% लोग टैक्स रिटर्न भरते थे। इज दैट क्लियर? तो मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी तो खरीदने की औकात या मेंटालिटी है ही नहीं। इज दैट क्लियर? टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए? 141 करोड़ लोग हैं, 80 करोड़ तो फ्री राशन पे डिपेंडेंट है। 80 करोड़, बचे कितने? लगभग 60-61 करोड़। 60-61 करोड़ में 30-40 करोड़ तो स्टूडेंट्स ही मान लीजिए, वो तो कमाएंगे नहीं, बचे सिर्फ 20 करोड़ लोग। मतलब देश में 141 करोड़ में 20 करोड़ ऐसे जो ठीक ठाक कमाते हैं, हार्डली सो कॉल्ड 15%। 85% तो गरीबी है। तो हमारे देश में बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या सुपर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है? सुपर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नजर तो आ रहा है कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम पिछले लेटेस्ट से 10 सालों में, 2014 से 2024 तक मान लेते हैं, पर कैपिटा इनकम लेटेस्ट से 12% बढ़ी। अगर 12% बढ़ी और आप बोल रहे हैं ये ठीक से बढ़ी, ये बढ़िया थी, तो भाई ये राशन इनको फ्री में क्यों मिल रहा है? तो मतलब ये बढ़ी रईसों की वजह से। जैसे सर एक मैथ समझाता हूं मैं आपको, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए मोहल्ले में 10 लोग हैं, कितने बच्चों? 10 लोग। इज दैट क्लियर? कुछ साल पहले एक इंसान महीने में 10,000 कमाता था। कितना? 10,000। और बाकी 9 लोग 2-2 हजार रुपए कमाते थे। तो कुल मोहल्ले की इनकम कितनी हो जाएगी? 28,000। एक इंसान 10,000 कमा रहा है, 9 लोग 2-2 के हिसाब से 18 कमा रहे हैं, 28,000 कमा रहे हैं। 28,000 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई? 2,800। अब ये एक इंसान कमा रहा है 4 लाख रुपए महीना। कितना? और ये 9 लोग कमा रहे हैं 10,000 रुपए महीना। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया 90,000 और ये हो गया 4 लाख। कितना हो गया बच्चों? 4,90,000। लोग कितने हैं? 10। पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई? 49,000। है बच्चों पर कैपिटा इनकम 49,000। इसकी इनकम क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गई, इस वजह से ये 2800 से 49,000 नजर आ रहा है बच्चों। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? बट क्या रियलिटी में सब लोग इक्वली रिच हुए? नो। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सो कॉल्ड, अगर रिच लोगों के पास ज्यादा है तो देखने में पर कैपिटा बढ़ रहा है, बट रियलिटी में नहीं बढ़ रहा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इवनली अगर होगा तो पर कैपिटा इनकम इज अ गुड मेजर ऑफ डेवलपमेंट और ग्रोथ। बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइवन हो गया चिल्ड्रेन, तो पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ सो कॉल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? अगर जी आपका कोई क्वेरी था पूछिए। अगर कोई गवर्नमेंट फ्रीबीज हटा देती है, हाँ, तो फिर उनको वोट नहीं मिलेगा, फिर वो चेंज हो जाएंगी। तो ठीक है, तो देश बर्बाद कर लो या तो सरकार आबाद कर लो। क्यों इतने लोग इंडिया छोड़ के विदेश घूमना चाहते हैं? इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बस यही है कि सो कॉल्ड कुएं के मेंढक हैं, पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आप अडेप्टेबल होते जाएंगे और जिंदगी भर परेशान रहिए। 2-4 जनरेशन के बाद आपकी एक जनरेशन या तो अडानी अंबानी किसी वजह से बन पाएगी, और या तो देश छोड़ के चली जाएगी। यही सोल्यूशन है बस इसका, और कोई सोल्यूशन नहीं है। पेट्रियोटिज्म इसीलिए देश में खत्म होता जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सो कॉल्ड जो पॉलिसीज बनाती है उसमें लोअर क्लास का सबसे ज्यादा फायदा, रिच क्लास को आपके फायदे की कोई जरूरत है ही नहीं। अपर मिडिल क्लास सो कॉल्ड 30% टैक्स दे भी रहा है, बट वो जाता प्राइवेट हॉस्पिटल में ही है, उनके बच्चे पढ़ते प्राइवेट स्कूल में, जैसे आपके पापा मम्मी आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपके पापा मम्मी टैक्स जरूर दे रहे हैं सरकार को, कह लीजिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बट मन से वो टैक्स नहीं देना चाहते। उनके पास हो सकता है दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव होगा ही नहीं। तो कुछ साल बाद वो आपको ये समझाएंगे बेटा पढ़ लिख के बढ़िया जॉब कर लो, बढ़िया बिजनेस कर लो। और आपको लगेगा भाई बढ़िया बिजनेस तो दुबई में हो सकता है, बढ़िया बिजनेस कनाडा में हो सकता है, तो आप देश छोड़ के चले जाएंगे। तो क्यों लक्ष्मी निवास मित्तल जी देश छोड़ के चले गए? भाई आर्सलर मित्तल इंडिया में बिजनेस कर रहा है, बाहर से यहाँ आया है। इज दैट क्लियर? अगर यही होते तो शायद कहीं ज्यादा इंप्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट होता, प्लस यहाँ रहते और यूके में चाइना में फैक्ट्री सेटअप करते तो वहां के प्रॉफिट्स इंडिया आते। अब वो यूके में रहते हैं, चाइना में उन्होंने प्लांट लगा लिया, तो चाइना का प्रॉफिट भी यूके जा रहा है, यूके का प्रॉफिट भी यूके जा रहा है, इंडिया का प्रॉफिट भी यूके जा रहा है। देन सर व्हाई अडानी एंड अंबानी आर स्टेइंग हियर? हो सकता है उनको बाहर उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी ना मिल रही हो। सर टाटा भी तो यहाँ पे है, गलत सोचे, टाटा का मेजोरिटी बिजनेस इंडिया के बाहर है। वो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी दादाजी इन सब की इज्जत रखने के लिए बिजनेस कर रहे हैं कि भाई सब चले जाएंगे तो फिर लोगों का भरोसा पूरी तरह से
उठ जाएगा। ये बस जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, समझ लीजिए मौसा जी और फूफा जी होने के नाते। इनका भी कोई दिल से इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तो पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज बिकॉज ऑफ लार्ज इंक्रीज इन द इनकम ऑफ रिच पीपल। तो हमारे एग्जाम्पल में बच्चों बच्चों ये रिच पीपल कौन था? ये एक इंसान, इसकी वजह से इनकम बढ़ गई। तो लग रहा है पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, बट रियलिटी में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में भी पुअर है। तो एग्जाम में बच्चों अगर आपसे ये टेक्स्ट लिख के आएंगे ना, तो ठेंगा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ये न्यूमेरिकल एग्जांपल्स दे दें तो टीचर समझ जाएगा आपने बहुत ग्रैंड एनालिसिस इसका किया हुआ है। इज दैट क्लियर? तो आईडी देखने में लगता है थ्योरी, बट प्रैक्टिकली थ्योरी है नहीं, पढ़ना प्रैक्टिकली है। तो आप ये टेक्स्ट भी लिखें, ये हेडिंग हो गई, ये टेक्स्ट हो गया, और फिर इस टेक्स्ट को समझाएं। सपोज देर आर 10 पीपल इन अ कंट्री, वन ऑफ देम वाज अर्निंग 10,000, 9 ऑफ देम वर अर्निंग 2,000 ईच, टोटल इनकम इज 28,000. Is that clear? Per capita income is 2,800. After a period of 5, 7, 10 years, this one person starts earning 4 lakh rupee. Got it clear? And 9 of them are earning 10,000. तो 4 लाख इसका और 90 इसका, टोटल इनकम 490। तो पर कैपिटा तो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है 49,000 पे, बट मेजॉरिटी लोग अभी भी गरीब हैं, सिर्फ इक्का दुक्का ही रईस है। इज दैट क्लियर? कॉपी क्विकली चिल्ड्रन। चलो लेट्स कंटिन्यू। तो ये बात समझ में आ गई कि बस देखने में लग रहा है कि बर्थडे पार्टी में गए थे, केक बहुत बढ़िया मंगवाया है भैया, प्रखर जी के पापा ने, जय जी के पापा ने, सक्षम जी के पापा ने, अनुष्का जी के पापा ने, स्नेहा जी के पापा ने, सौरभ सर के भैया ने, और धैर्य जी के पापा ने। क्या जरूरी है सबको पार्टी में केक मिलेगा? नो। खोपड़े में बात गई। सर इसके ऊपर एक 1 मिनट का शॉट बना दीजिए कि केक तो देखने में बहुत बढ़िया है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, बट बाद में मिला कुछ भी नहीं। दैट इज पर कैपिटा इनकम। समझ में आई बात कि नहीं? चलिए भाई। सो दिस विल रिजल्ट इन टू वॉट चिल्ड्रन? मासिव इन इक्वालिटीज। थर्ड पॉइंट चिल्ड्रन, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। आज ही के न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा था, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है, नाम क्या था उनका, पात्रा, संबित पात्रा नहीं, कुछ नाम था उनका, एक्स वाई जेड चिल्ड्रन। तो वो सो कॉल्ड बोल रहे थे कि पहले उम्मीद थी कि 2048 तक इंडिया यूएस के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। अब लग रहा है 2031 तक ही हो जाएगा, मतलब अगले 6-7 सालों में। बट जो आपने 2 पॉइंट्स पढ़े, क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है? जब तक एग्रो एंड इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगा, ठेंगा कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लाख ऑरेलिया के शोरूम में बहुत बढ़िया लेडीज कुर्ती टंगी हो, लाख वैन हुसैन के शोरूम में बहुत बढ़िया 3 पीस सूट टंगा हो, लाख उसका एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पे आता हो, जब 70% लोग जो गांव में रहते हैं उनकी कमाई नहीं बढ़ेगी, तो उनके थ्रू शहर में उनका बेटा या सो कॉल्ड शहर के लोगों के पास उतनी इनकम आएगी ही नहीं। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं गेहूं का, जब खेत में गेहूं उगेगी नहीं, क्या आप शहर में गेहूं की चक्की लगा के गेहूं पीस के आटा बेच पाएंगे? क्या आप आटा एक्सपोर्ट कर पाएंगे? नो। तो ये आईटी रिलेटेड जितनी ग्रोथ है, ये शॉर्ट टाइम है, तो 4-5 साल की गुब्बारा है, सब फट जाएगा कायदे से। तो उस गुब्बारे में हवा भरी है, पानी नहीं भरा। हमें पानी वाला गुब्बारा चाहिए। फुल्की नहीं होती, फुल्की देखने में बहुत बड़ी है, बट अंदर एकदम थोड़ा सा, एकदम कम क्वांटिटी का जीरा जल भरा है, क्या टेस्ट आएगा? No। तो ये वही वाली फुल्की चल रही है आजकल, जिसके अंदर जीरा जल है ही नहीं। और मटर की जगह क्या भरा जा रहा है? आलू। आलू का पीस तो बड़ा होता है, बट टेस्ट मटर का ज्यादा अच्छा होता है। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? चलिए। तो 49 रुपीज का डोमिनोज का पिज्जा है। अरे बड़ा सस्ता है, पड़ोस की दुकान पे तो 129 का है। तो 129 वाला सही है, चोर है। क्यों? क्योंकि भैया 129 का जो पिज्जा बेच रहा है वो चीज लगा रहा है, और 49 वाला पता है क्या लगा रहा है? मेयोनीज, अरारोट, जिसको खा के सिर्फ कैंसर होएगा। इज दैट क्लियर? तो कृपया करके 49 का पिज्जा डोमिनोज का ना खाएं, लोकल शॉप का 120 वाला खाएं। सेहत से खिलवाड़ ना करें। तो आपको नजर आ गया ऊपर के 2 एग्जाम्पल में पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रही है, बट इज एवरी पर्सन इन द इकोनॉमी गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट? नो। दैट विल अट्रैक्ट व्हाट चिल्ड्रन? ओनली एंड ओनली पॉवर्टी। तो पर कैपिटा बढ़ने के बावजूद भी मेजॉरिटी लोग इंडिया में पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रह रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा, मोदी जी बोल रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि 80 करोड़ में मैं मान लेता हूं 8 करोड़ तो कलाकार होंगे, पैसा है तब भी खरीद रहे हैं फ्री में, सरकार से फ्री में ले रहे हैं। बट 72 करोड़ तो बच्चों, सच्चाई यही है कि उनके पास पैसा ही नहीं है बेसिकली।
इज दैट क्लियर? आप रिक्शे वाले को देखिए, ई रिक्शा चला रहा है, दिन भर का 1,000 रेवेन्यू अगर आ ही रहा है, तो 600 रुपए तो उसको देना पड़ रहा है, जिससे वो ई रिक्शा किराए पे लेके आया, तो बेचारे को बचा कितना? 400। 400 में 100 रुपए का तो खा जाएगा ई रिक्शा चलाते चलाते, शाम को घर कितना लेके जाएगा? 300। महीने का कितना हो गया? 9,000। और अगर इनके 2 बच्चे और एक अपनी बीवी है, क्या पेट पालने के अलावा और कुछ कर पाएंगे? क्या बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगे? हाँ सर, सरकारी स्कूल में फ्री एजुकेशन है। सरकारी स्कूल में तो 3 टीचर होते हैं, एक मिड डे मील बनवा रहा है बेचारा, एक वो जनगणना में बिजी हो गया, और तीसरा आधार कार्ड अपडेट करा रहा है। पढ़ा कौन रहा है? यूट्यूब चैनल। तो इसलिए बस कहने को है व्यवस्थाएं हैं, बट टोटल अर्थव्यवस्थित है सब कुछ। ओके, कॉपी फाइव क्विकली चलन। Third point is understood well, children. 4. Increase in income is not a sufficient condition for increase in welfare. तो कहने का मतलब इनकम इंक्रीज हो जाए, बट क्या जरूरी कि उससे वेलफेयर इंक्रीज हो? नो। किस सेक्टर की इनकम इंक्रीज हुई, किस पर्पज से इनकम इंक्रीज हुई, किस लिए इनकम इंक्रीज हुई, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आईटी सेक्टर की इनकम इंक्रीज हो रही है, तो जो हमारे आईटी सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा भाई। बट क्या इससे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लीज कॉपी दिस फोर्थ पॉइंट। इंक्रीज इन इनकम इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंक्रीज इन वेलफेयर। लिख दिया बच्चों सबने? लिख दिया सबने? इंक्रीज इन इनकम इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंक्रीज इन वेलफेयर। डन दिस? डन दिस? सर अब इस यस पे सर। सो कॉल्ड कॉम्पोजिशन क्या बन सकता है? द कॉम्पोजिशन वुड बी समवॉट लाइक दिस चिल्ड्रन, कि अगर इनकम इंक्रीज होती है, तो सो कॉल्ड उसके लिए आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेस को ज्यादा एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। यस और नो? जिससे आपकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज डिप्लीट होंगी, और इसकी वजह से व्हाट विल हैपन टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन चिल्ड्रन, वो बढ़ जाएगा। तो रोमन 1 तो नहीं, आप इसको कॉपी कर लीजिए ऐसे ही। तो कॉपी कर लीजिए इसको, समझ में आ गई बात? तो इनकम का इंक्रीज हो रहा है, बट वो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर कितना बर्डन डाल के जाएगी, इस चीज को हम समझ ही नहीं पा रहे। तो कैन वी से कि सिर्फ इनकम का इंक्रीज होना ही अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपके घर के बगल में 15, 50, 20, 25 फ्लैट बन गए, और लोगों ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो फ्लैट खरीदे हैं बच्चों, तो ये लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर हैंडफुल ऑफ लोगों के लिए। बट एज अ सोसाइटी यू शुड नॉट ओन मोर देन दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज देन यू एक्चुअली रिक्वायर। समझ में आ गया? तो खैर बोलना बड़ा आसान होता है, बट इंसान के पास जब एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, तो भाई वो फ्लैट खरीद लेता है, वो लैंड खरीद लेता है। चलो लैंड खरीदना तो अच्छा है, समझ में आ गया, क्योंकि उससे पोल्यूशन नहीं होगा एटलीस्ट। बट उस लैंड पे अगर आप खेती नहीं कर रहे, और आपने 15 फ्लोर की बिल्डिंग बनवा दी, चलिए उस बिल्डिंग में अगर लोग भी रहने आ गए तो इट इज गुड। बट सिर्फ लोगों ने बिल्डिंग खरीद के खाली छोड़ी हुई है, तो अल्टीमेटली आप फ्यूचर जनरेशन को नुकसान देके जा रहे हो। नहीं समझे बात को? तो काफी जगह आपने देखा होगा, मोहल्ले में, लोकेलिटी में, शहर में 50-50 फ्लैट, 100-100 फ्लैट बने जा रहे हैं, पर उनका बाहर कोई है ही नहीं। तो अल्टीमेटली दे आर क्रिएटिंग अ बर्डन ऑन द लैंड बेसिकली। बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती नहीं, इकोनॉमिकली बेस्ट माइक्रो और मैक्रो में फर्क रहेगा। आप मान लीजिए अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, और आपने रियल एस्टेट कंपनी में पैसा लगा दिया, वो रियल एस्टेट कंपनी भी 2,000 फ्लैट बना रही है, दिल्ली मुंबई का हाल देखिए, बट उन 2,000 फ्लैट में कोई रहने वाला है ही नहीं। अभी आपने सुना होगा एक कंपनी के फ्लैट 2-3 साल पहले दिल्ली में गिरा दिए गए, वो फर्जी तरीके से बनाए गए थे। कौन सी कंपनी थी मेरे को याद? है? हाँ, ट्विन टावर जो था। हाँ, वो मैंने देखा हुआ है, मतलब गिरते हुए नहीं देखा, बट जब उसको गिराने की प्रोग्रेस स्टार्ट की जा रही थी, उसके 1 महीने पहले, वो अलकनंदा कोई सोसाइटी थी नोएडा में, तो मेरी सिस्टर वहां रहती थी, तो आई वेंट देयर, तो उसकी बालकनी से ट्विन टावर नजर आता था। जितना गैप 2 टावर्स के बीच में होना चाहिए था, कंपनी ने गैप छोड़ा ही नहीं, पेवमेंट बनाया ही नहीं, पार्क बनाया ही नहीं, जॉगिंग ट्रैक बनाया ही नहीं, सिर्फ फ्लैट पैसा बेचकर ले लिया। लोगों ने पैसे भी दे दिए। अब लोग सोचते हैं सही होगा, और उस समय के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज खूब घूस खा के मैप वगैरह भी पास कर दिया उनका। तो बाद में फिर हमारी योगी गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, हम यहाँ पे और हाउसिंग बनवाएंगे, और जो पैसा आपने दिया है, समझ में आ गया, अल्टीमेटली हम उसके अलावा जो कॉस्ट लगेगी बस वही आपसे लेंगे। तो मान लीजिए आपने 40 लाख का फ्लैट लिया था, आज वैसा फ्लैट 55 लाख का होता, तो आप बस 15 लाख और दे दीजिए, हम आपको दूसरे का फ्लैट या वहीं पे नया फ्लैट बनवा के दिलवा देंगे। अब अल्टीमेटली चलिए खैर, जो भी हुआ, अच्छा हुआ खराब हुआ वो एक अलग चीज है, बट जो पैसे लग गए पुराने लोगों के, तो इट इज अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्स ओनली चिल्ड्रन। ओके, तो ये बस किताबों में पढ़ने के लिए है, ये हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगी, और ये कभी सुधरेगा? ग्लेशियर गल लें गल लें गल लें, मैं तब से सुन रहा था जब से मैं 11th में था, और आज 25-26 साल हो गल ही पड़ा है। तो भाई एक दिन तो भाई हर चीज का एंड होना ही होना है, और एंड ऐसे ही होता है। समझ गए इस बात को? लिख दिया?
तो बच्चों इन बातों को मद्देनजर रखते हुए क्लियर हो गया कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम का मेजरमेंट ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। हमको अलाउंस रखना चाहिए, सिस्टम बनाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन चिल्ड्रन, आई रिपीट, देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन, और नेचुरल रिसोर्सेस को आप ऐसे यूज करें कि आने वाली जनरेशन के लिए वो अवेलेबल हो, एंड थिंग्स शुड बी हाइजीनिक इन नेचर रादर बीइंग अनहाइजीनिक। हैज एवरीबॉडी कॉपीड दिस? एवरीबॉडी कॉपीड दिस चिल्ड्रन? चलिए यहाँ Yes, एनवायरमेंट sir. तक आप कॉपी कर लीजिए। समझ में आ गई बात? डू इट फास्ट। Yes, sir. चलिए तो ये सबको समझ में आ गया बच्चों? फिफ्थ पॉइंट चिल्ड्रन, per capita income index is that many goods and services are not passing through the market, hence excluded from GNP estimate। मतलब सर, मोहल्ले में काफी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं बच्चों, बिना पैसा लिए। वेलफेयर तो उससे भी हो रहा है सर। जैसे आपके घर में शादी है, बगल में चार घर वाले आपके घर आ गए कि भाई हमारे यहाँ फर्स्ट फ्लोर खाली है, फर्स्ट फ्लोर में तीन तीन कमरे हैं, तो भाई 12 कमरे तो आपको मोहल्ले में ही मिल जाएंगे। क्या आपको होटल में, बैंक्वेट में बुकिंग करानी पड़ेगी उन लोगों के लिए? नो। तो ये भी वेलफेयर तो हो रहा है, आई रिपीट, वेलफेयर हो रहा है। बट क्या ये जीएनपी में आएगा? जीएनपी में क्या आएगा? जब आप ताज होटल में रूम बुक कराएंगे, पैसे देंगे, तब जाके वो जीएनपी में आएगा। शहर में थोड़ा कम होता है सब, गांव वगैरह में सब बहुत होता है। मेरे पास खेत है, आपके पास खेत है, एक्स के घर में शादी है, हम दोनों लोग एक्स को परमिशन देंगे कि भाई हमारे खेत में टेंट लगवा लो और वहां पे पलंग बिछवा दो और पंखा फर्राटा फैन लगवा दो और बढ़िया रात में सब लोग सो सकते हैं। क्या हम उसका पैसा लेंगे? इतने दलिद्र और गिरे हुए तो है नहीं। और कुछ तो अपने घर से गेहूं दाल भी फ्री में देते हैं लोग, भाई मेरी दाल की खेती, आपकी गेहूं की खेती, उसकी चावल की खेती, तो हम उसको अपने घर से ही गेहूं पिसवा के आटा और दाल दे सकते हैं ताकि उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। पैसा तो लेंगे नहीं। तो वेलफेयर हो रहा है बट जीएनपी में इंक्लूड नहीं। क्या? सर जीडीपी जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम इज अ जीएनपी एंड एनएनपी कॉन्सेप्ट एक्चुअली। नेशनल इनकम इज नॉट अ जीडीपी और एनडीपी कॉन्सेप्ट। जीडीपी में क्यों नहीं इंक्लूड? क्या? जीडीपी में क्यों नहीं इंक्लूड होगा? क्योंकि हम जब बात करते हैं नेशनल इनकम की, मैंने बताया ना, वी टेक इनटू कंसिडरेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज जीएनपी एंड एनएनपी। तो इसलिए जीडीपी शब्द का प्रयोग कम होता है। जैसे मम्मी बोले भाई कल स्कूल जाना है, आपने कहा जाना है, अब आपने सवेरे का टिफिन, तुमने बताया था क्या टिफिन लेके जाना? कहा स्कूल जाना है। अरे वो तो ऑब्वियस सी बात है, स्कूल जाएंगे तो टिफिन लेके जाएंगे जाएंगे। तो जब भी हम बच्चों नेशनल इनकम की बात करते हैं, हम जीएनपी और एनएनपी को लेते हैं हमेशा, एनडीपी और जीडीपी को कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ डोमेस्टिक में काम आता है, नेशनल लेवल पे काम। तो पूरी इनकम तब पता लगेगी जब आप जीएनपी एनएनपी लेंगे। पर कैपिटा का फॉर्मूला क्या था? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। वहां पे कभी भी आपने जीडीपी या एनडीपी को डिवाइड नहीं किया था। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो यहां पे आप लिख सकते हैं फिफ्थ पॉइंट में हेडिंग, बार्टर एक्सचेंज। व्हाट? बटर एक्सचेंज ना समझ लेना, तुम ब्रेड लाओ हम बटर लाए, चलो ब्रेड बटर खाए जाए नाश्ते में। समझ गए बात? तो देर आर मेनी सर्विसेज फॉर विच नो कैश पेमेंट इज मेड, और यहां पे ज्यादातर सर्विसेज आपके घर में आपके मम्मी के द्वारा की जाती हैं बच्चों। तो अगर अंबानी की बात करें तो उन्होंने तो बच्चे पालने के लिए नौकर रखे हुए हैं, बट आपके घर में आपकी मम्मी ने आपको पाला पोसा, हमेशा खाना पीना दिया आपको। क्या बच्चों इन चीजों का कोई भी मॉनेटरी एक्सप्रेशन होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो इन दैट केस इन चीजों को जीएनपी एस्टिमेट से बाहर रखा जाता है। बट दे गिव वेलफेयर और नॉट चिल्ड्रन, दे गिव वेलफेयर। समझ गए? लिख लें झटपट फास्ट। तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर विद दिस चिल्ड्रन। आपने देखा होगा कि लोग घर में शेव करते हैं, कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या लोग पैसे लेते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इससे वेलफेयर तो हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है, बट क्या इस चीज का मॉनेटरी एक्सप्रेशन है? नो। तो अगर मैं किसी मोहल्ले में जाके संडे संडे स्लम्स में जाके गरीब बच्चों को कुछ सो कॉल्ड बेसिक मैथ्स वगैरह पढ़ा दूं, बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स दे दूं, और उनसे मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, सिर्फ इसलिए काम कर रहा हूं ताकि मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, सो दीज थिंग्स आर डन इन नेचुरल लव अफेक्शन एंड रिगार्ड चिल्ड्रन। तो इनका वैल्यूएशन करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसलिए इससे वेलफेयर है बट ये जीएनपी में इंक्लूड नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? देयर आफ्टर मेनी अदर प्रॉब्लम चिल्ड्रन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जब आप कंपेयर करते हैं एक्स पर्सन का वाई पर्सन से, वेलफेयर लेवल को कंपेयर करते हैं, क्या सेम हो सकता है? नो। तो किसी को चूरन खाने से वेलफेयर मिलता है और किसी को मेडिसिन खाने से वेलफेयर मिलता है। तो रियल वेलफेयर हो किसका रहा है? जो चूरन खा रहा है। मेडिसिन वाला तो परेशान है, जिंदा रहने के लिए मेडिसिन खा रहा है।
इज दैट क्लियर? तो जो लोग अपोलो, मेदांता, फोर्टिस महंगे अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, क्या आप इसे वेलफेयर बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बट जो लोग बढ़िया मौत से चुरमुरा खा रहे हैं, सड़क का पप्पू हलवाई का जो समोसा खा रहे हैं सड़े तेल की चटनी का, वेलफेयर एक्चुअली में इनका हो रहा। ओके, समझ गए इस बात को चिल्ड्रन? चलिए तो लिख लीजिए, न्यूमरस प्रॉब्लम्स फॉर कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज में अराइज। तो इंडिया का सिस्टम कुछ डिफरेंट हो सकता है दूसरे देशों से। हमारे यहाँ 365 दिन में लोग 165 दिन तो त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे यहाँ मेजरमेंट कुछ डिफरेंट होगा। और मैं इसकी आपको एक सच्चाई भी बताता हूँ। आपने बच्चों मालदीव्स, भूटान, म्यांमार, इन कंट्रीज के बारे में सुना है? वो बेसिकली पर कैपिटा को अपना इकोनॉमिक ग्रोथ का स्टैंडर्ड मानते ही नहीं है। दे कंसिडर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो इन चीजों से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं कि हम खुश कितना है, दैट इज आर ग्रोथ। हम पैसा कितना कमा रहे हैं, दैट इज नॉट आर ग्रोथ। बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे, हाय हाय लगी रहेगी, हाय इसको कैसे बचाया जाए, हाय ये पैसा चला ना जाए। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो आपने शेयर खरीदा रिलायंस का, 100 रुपए दाम गिर गया, आप मायूस हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? बट वो पड़ोसी के यहाँ शादी थी, उसकी नौकरानी आई नहीं, नौकरानी के यहाँ भी शादी थी, भर भर के गिफ्ट दिए जा रहे हैं। आई रिपीट, भर भर के गिफ्ट दिए जा रहे हैं। अब इतना गिफ्ट दे रहे हैं, भाई उनका वेलफेयर उसमें है। और आपका 100 रुपए का अडानी पावर का शेयर गिर गया, रिलायंस का शेयर गिर गया, एसआईपी 2% गिर गई, आप मायूस हो गए। तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ को वेलफेयर मानते हैं और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वेलफेयर मानते हैं। तो थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है। तो मेरे ओपिनियन में भी इंडिया जैसी कंट्री में चल रहे हैं, नेवर वी शुड टेक पर कैपिटा इनकम, क्योंकि यहां पे काफी चीजें या तो सरकार फ्री में दे देती है या आस पड़ोस के लोग। समझ में आ गया? जैसे आपने देखा होगा आपके हाउस हेल्प के यहाँ अगर शादी वगैरह है, तो किसी रिश्तेदार ने वॉशिंग मशीन दे दी, किसी ने टीवी दे दिया। आपके यहाँ ऐसा होता है कि आपके पापा की शादी हुई होगी, सारा दहेज रिश्तेदार दे गए, मैक्सिमम तो नाना जी के यहाँ से ही आया होगा। समझ में आ गया? तो कम्युनिटी सर्विस एक हाई सोसाइटी में इंडिया में कम हो गई है थोड़ी। ओके, और अगर बहुत ज्यादा दे भी देंगे, 21,000 रुपये शगुन दे दिया, बट उनके यहाँ 21,000 शगुन नहीं दिया जाता, उनके यहाँ वॉशिंग मशीन दी जाती है। और अगर 21,000 शगुन दे दे उनके यहाँ, उसको बेइज्जती मान लिया जाता है। हम वॉशिंग मशीन दिए रहे, हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन आएगी। समझ में आ गया? चलिए, तो हाई क्लास सोसाइटी में पैसा ही चलता है। खैर ये तो रीडिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का एग्जांपल आपको मिलेगा। तो इंडिया में अगर मैं आपसे बात करूं, से सो कॉल्ड एक छोटा शहर है लखनऊ, उतना छोटा नहीं है बट उतना बड़ा भी नहीं है। अगर कोई इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है, कितना? तो भाई ठीक है। प्रयागराज जैसे शहर में अगर आप महीने का 40-50 हजार कमा रहे हैं, तो भाई आप कोई गरीब नहीं है। बट बेंगलुरु में अगर आप 2 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं बच्चों, तो समझ लीजिए भिखारी भिखारी रहेंगे, क्योंकि 50-60 हजार का तो घर मिलेगा, दूध भी 90 रुपए लीटर मिलेगा, भिंडी भी 250 रुपए किलो मिलेगी। और अगर आप भूपिया मऊ में रह रहे हैं और आप 20 हजार कमा रहे हैं, राजा हैं मोहल्ले के। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ टमाटर 100 रुपए किलो नहीं है प्रयागराज की तरह, यहाँ टमाटर मिलेगा 25 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए किलो, और कितना टमाटर तो फ्री में मिल जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो जितनी छोटी जगह पे आप रहेंगे, पैसा बहुत ज्यादा वहां पे चाहिए ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो एक टीचर है, वो दिल्ली में रह रहा है और उसकी सैलरी है 50,000। ठीक, दिल्ली पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, भोकाल बैंकर है। प्रतापगढ़, भूपिया मऊ, मऊ आइमा, ये प्रयागराज से अगल बगल की जगह है। गवर्नमेंट टीचर है और 25,000 कमा रहा है और वहीं रह रहा है। दोनों में से ज्यादा रईसी किसकी होगी? ये 25,000 वाले की। इसको गांव में सरकारी टीचर होने के नाते कितने किसान फ्री में सब्जी भाजी तरकारी दे जाएंगे। और कौन इसको मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग जाना है, कौन पीवीआर जाना है, वही एक दो लुंगी एक दो शर्ट में पूरा हफ्ता महीना चल जाएगा। कौन इसको सो कॉल्ड लेवाइस की टी शर्ट खरीदनी है, ये बेचारा स्टैंडर्ड मेंटेन करने में मर जाएगा। तो कुछ ऐसा ही बड़ी कंट्रीज के साथ कंपेयर करने में होता है। समझ गए बच्चों? ऑल 6 लिमिटेशंस आर अंडरस्टूड? चलिए, तो 7वां लिमिटेशन है बच्चों, पर कैपिटा इनकम आपको सोशल ह्यूमन इश्यूज से बहुत दूर रखता है चिल्ड्रन। तो यू कैन कॉपी दिस, इट इग्नोर्स द सोशल ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट। हाउ सर? जब कमाई बढ़ने लग जाती है तो हम समझते हैं कि भाई जिसकी कमाई ज्यादा है वही हमारे लेवल का है, वही रईस है, हम उसी को ज्यादा ध्यान देंगे, और जो गरीब लोग हैं उनसे हमारा लेना देना नहीं है। खोपड़े में बात गई? तो जैसे जैसे पैसे बढ़ते हैं सोसाइटी में, वैसे वैसे सोशल रिलेशंस खत्म होते हैं। रईस आदमी अपने गरीब रिश्तेदारों को पूरी तरह से
भूल जाता है, इसलिए भी फोन नहीं करता, कहीं मेरे से पैसा ना मांग ले। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो बहुत कलाकार टाइप के लोग होते हैं दुनिया में। समझ में आ गई बात? तो इसी के साथ बच्चों आज की सेवाएं होती हैं समाप्त। अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स।